माँ, एक दर्द भरी कहानी। रोहित बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, रोहित के बेटे नकुल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, रोहित की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, नकुल ने ज़ोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ नकुल, क्यों चिल्ला रहे हो? रोहित की पत्नी माला ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, नकुल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? माला ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी पार्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। रोहित बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरी बात ये कि उसकी पत्नी और बच्चों के तर्क भी सही लगते हैं। चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को रोहित की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। रोहित को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पार्वती अपने बेटे की मनस्थिति को अच्छी तरह जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। रोहित बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, रोहित बेटे, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे, माला ने कहा। उसकी तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, पार्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रोहित जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी, समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब रोहित बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब आएंगे। पूरा परिवार बहुत उत्साहित था। अमेरिका से रोहित के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर सुरेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों रोहित, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर सुरेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, माला ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर सुरेश ने रोहित की ओर देखा तो रोहित ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर सुरेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि पार्वती को बहुत तेज़ बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर सुरेश दौड़कर पार्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। पार्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा रोहित, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, डॉक्टर सुरेश ने रोहित को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, रोहित का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। पार्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो।
क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर सुरेश ने माला की ओर व्यंग्य से देखा। माला निरुत्तर होकर रोहित को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा रोहित, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आँख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। माला बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर सुरेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर सुरेश ने पार्वती से कहा। रोहित को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर सुरेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो रोहित को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान उस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। रोहित ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। माला को भी पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पार्वती से आंखें मिलाए। पार्वती ने माला की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और रोहित को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। माला और बच्चों ने पार्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।